दोस्तों, स्वानी क्लासेज ऑल एग्जाम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं विभा। आज हम इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर यहाँ उपस्थित हुए हैं, जो कि आगामी आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। और ये क्वेश्चन पिछले KVS, TGT, PGT में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। चलिए स्टार्ट करें। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मौर्य काल में किसने नागार्जुनी पहाड़ी पर कुछ गुहा विहार का निर्माण करवाया था? तो इसका आंसर है दशरथ ने। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अशोक के पौत्र दशरथ ने नागार्जुनी पहाड़ी पर आजीविकों के लिए गुहा विहार का निर्माण करवाया था। यद्यपि सम्राट अशोक ने वास्तुकला की नई शैली गुफा निर्माण को शुरू किया था, उसने बराबर की पहाड़ियों पर आजीविकों के लिए 3 गुफाओं का निर्माण करवाया था। गढ़ चौपड़, सुदामा और विश्वकर्मा गुफा। बराबर की पहाड़ी पर लोमस ऋषि गुहा का निर्माण दशरथ ने करवाया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मौर्य शासकों ने आजीविकों के लिए गुहा दान किया? आंसर है आपका दशरथ और अशोक ने, नहीं, चंद्रगुप्त और अशोक ने। इसकी व्याख्या देखते हैं। उपरोक्त में इसकी व्याख्या दी गई है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन अशोक की प्रशासनिक नीति का अंग नहीं था? विभिन्न धार्मिक संप्रदायों का समाकलन, सहनशील धार्मिक नीति, सभी धर्मों को दान और बौद्ध धर्म का प्रचार। आंसर है बौद्ध धर्म का प्रचार। बौद्ध धर्म का प्रचार करना सम्राट अशोक की प्रशासनिक नीति में नहीं था। नेक्स्ट, नंद राजवंश के आखिरी शासक कौन था जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया? तो आपका है उग्रसेन, घनानंद, दास सिद्धक और महापद्मनंद। आंसर है घनानंद ने। व्याख्या देख लेते हैं। नंद राजवंश का आखिरी शासक घनानंद था, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया। नंद वंश की स्थापना महापद्मनंद ने किया एवं वह एक महत्वपूर्ण शासक था। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी भाग तक फैला दिया था। मगध के विकास के साथ साथ मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का शासन पश्चिमोत्तर में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैला था। उनके पौत्र अशोक ने, जिन्हें आरंभिक भारत का सर्वप्रसिद्ध शासक माना जा सकता है, कलिंग पर विजय प्राप्त की। आधुनिक उड़ीसा को ही उस समय कलिंग कहा जाता था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने अपना विवरण लिखा। चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री कौटिल्य या चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की। जूनागढ़ चट्टान शिलालेख अशोक द्वारा नहीं बल्कि रुद्रदामन के द्वारा जारी किया गया था। ब्रह्मपुर आज्ञा पत्र, कलिंग आज्ञा पत्र एवं दिल्ली डुपरा स्तंभ शिलालेख अशोक द्वारा जारी किया गया था। ब्रह्मपुर अभिलेख अशोक का सबसे लंबा अभिलेख है तथा इसमें वह बुद्ध, धम्म और संघ नामक त्रिरत्नों में आस्था प्रकट करता है। बौद्ध धर्म का प्रचार करना अशोक की प्रशासनिक नीति का अंग नहीं था, जबकि सहनशील धार्मिक नीति सभी धर्मों को दान और विभिन्न धार्मिक संप्रदायों का समाकलन अंग थे। अशोक पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मणी लिपि में हैं। माक्सी, गुजरा, नेट्टूर एवं उद्गोलक अशोक के मुख्य शिलालेख हैं, जिसमें उनका व्यक्तिगत नाम प्राप्त होता है।
अपने शिलालेख के माध्यम से अशोक ने सीधे बात करने वाले पहला भारतीय शासक अशोक ही था। अशोक ने अपने अधिकारियों और प्रजा के लिए संदेश प्राकृतिक पत्थरों और पालिश किए हुए स्तंभों पर लिखवाए थे। अशोक के सम्राट के दक्षिण में पल्लव राज्य स्थित नहीं था। अशोक के अभिलेखों में उल्लेख है कि मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे: राजधानी पाटलिपुत्र और 4 प्रांतीय केंद्र तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली और सुवर्णगिरी थे। उपमहाद्वीप के दक्कन और उससे दक्षिण के क्षेत्र में स्थित तमिलकम में चोल, चेर और पांड्य जैसी सरदारियों का उदय हुआ था। अशोक के साम्राज्य में दक्षिण भारत में पल्लव राज्य नहीं था। लुम्बिनी में एक स्तंभ बनाया गया जहाँ लिखा है कि यहाँ बुद्ध का जन्म हुआ था। इस स्तंभ को अशोक ने बनवाया था एवं उसका नाम गुम्बददेही स्तंभ लेख है। अशोक अपने अभिषेक के 20वें वर्ष बुद्ध के जन्म स्थली लुम्बिनी गांव गया था। श्रीनगर नामक शहर की आधारशिला अशोक ने रखी थी। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा आज्ञापत्र या शिलालेख अशोक द्वारा जारी नहीं किया गया? जूनागढ़ चट्टान शिलालेख, ब्रह्मपुरु आज्ञापत्र, कलिंग आज्ञापत्र और दिल्ली टुकड़ा स्तंभ शिलालेख। तो उत्तर होगा जूनागढ़ चट्टान शिलालेख। नेक्स्ट, किस अभिलेख में अशोक त्रिरत्न में विश्वास प्रकट करता है? ब्रह्मपुरु, जौगढ़, मास्की। उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर होगा ब्रह्मपुरु में वह त्रिरत्न में विश्वास प्रकट करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के महाशिलालेखों में से एक नहीं है? मास्की, कालसी, सन्नंत्री। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मास्की शिलालेख में अशोक के महाशिलालेखों में ये नहीं होता है। नेक्स्ट, श्रीनगर नामक एक शहर की आधारशिला किसने रखी? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार। एक से अधिक या एक से में से कोई भी नहीं। आंसर है अशोक ने श्रीनगर शिला की स्थापना की। नेक्स्ट है, अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें उसका व्यक्तिगत नाम अशोक मिलता है? गुर्जरा, मास्की, नित्तूर, उदय, गोलन। तो आपका ये चारों में इसका नाम अशोक मिलता है। गुर्जरा, मास्की, नित्तूर, उदय, गोलन। इसका आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट, अपने शिलालेखों के माध्यम से लोगों से सीधे बात करने वाला पहले भारतीय शासक कौन थे? कनिष्क, बिंदुसार, अशोक या बिंबिसार। तो उत्तर होगा अशोक। नेक्स्ट है, अशोक साम्राज्य में कौन सा राज्य दक्षिण में स्थित नहीं था? चोल, पल्लव, पांड्य और ये सभी। तो पल्लव राज इसमें शामिल नहीं था। नेक्स्ट, लुम्बिनी में एक स्तंभ बनाया गया जहाँ लिखा है यहाँ बुद्ध का जन्म हुआ। बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त द्वितीय या समुद्रगुप्त। तो उत्तर है अशोक। अगला क्वेश्चन है, एक चंद्रगुप्त की शक्ति, एक समुद्रगुप्त की बहुमुखी प्रतिभा और एक अकबर की उदारता इसमें है। यह किसने लिखा? B.A. स्मिथ ने, हेमचंद्र राय चौधरी ने, जेम्स मिल ने। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर है बी, हेमचंद्र राय चौधरी। व्याख्या देख लेते हैं। एक चंद्रगुप्त की शक्ति, एक समुद्रगुप्त की बहुमुखी प्रतिभा और एक अकबर की उदारता उसमें थी। यह कथन प्रसिद्ध इतिहासकार हेमचंद्र राय चौधरी का है। इस कथन में चौधरी जी अशोक का मूल्यांकन करते हुए कहा है कि अशोक में इन तीनों महान शासकों के गुण विद्यमान है, इसलिए अशोक को महान अशोक के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, 1837 में खोज
किए गए शासकों में से एक शासन जिनमें उसके लेखकों का नाम सम्राट अशोक प्रियदर्शी है, वह कौन सा लेख है? मनसेहरा शासन, मस्की शासन, सारनाथ शिलालेख, गिरनार शिलालेख। ये शासन नहीं है, ये सब शिलालेख है। अब इसका होगा मस्की इडिक्ट। 1837 में खोज किए गए शासनों में एक शासन मस्की शासन है, जिसमें उसके लेखकों का नाम सम्राट अशोक प्रियदर्शी दिया है। अभिलेख में अशोक द्वारा अपनाई गई उपाधियों का उल्लेख है, जैसा कि देवनागरी अर्थात देवताओं का प्रियदर्शनी यानी देखने में सुंदर। अशोक के अन्य नाम भी अभिलेखों में मिलते हैं, जिनमें उसकी उपाधियां भी लिखी हैं। अपने शासन के 10वें वर्ष में अशोक ने बोध गया की यात्रा की एवं यह उसकी पहली धर्म यात्रा थी। कलिंग युद्ध का सबूत राग फरमान 13वां शिलालेख है। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उसे युद्ध से घृणा हो गई। उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे। 3वीं सदी में भारत में बोलचाल की भाषा प्राकृतिक थी। कई दशकों के बाद अभिलेख वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम के बाद जेम्स प्रिंसेस ने अशोककालीन ब्राह्मी लिपि का 1838 में से अर्थ निकाला था। अशोक का 11वां बृहद शिलालेख धम्म का वितरण या सारांश प्रस्तुत करता है। अशोक ने अपने साम्राज्य को अखंड बनाए रखने का प्रयास किया। ऐसा उन्होंने धम्म के प्रचार के लिए भी किया। धम्म के सिद्धांत बहुत ही साधारण और सार्वभौमिक थे। अशोक के अनुसार धर्म के माध्यम से लोगों का जीवन इस संसार में और इसके बाद के संसार में अच्छा रहेगा। धर्म के प्रचार के लिए धम्म महात्मा नाम से विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की गई। अपने शासन के किस वर्ष में अशोक ने बोध गया की यात्रा की? तो अपने शासन के 9वें वर्ष, 10वें वर्ष, 11वें वर्ष या एक से अधिक या एक से बिल्कुल कुछ भी नहीं। तो ये है 10वें वर्ष। अगला क्वेश्चन है अशोक के कलिंग युद्ध का सबूत किससे मिलता है? ब्रह्मगिरी फरमान से, ब्राह्मण के फरमान से, मास्की से या 13वें से? तो 13वां शिलालेख से इसका प्रमाण मिलता है। अगला क्वेश्चन है 3वीं सदी BCE में भारत में बोलचाल की भाषा कौन सी थी? संस्कृत, पाली, प्राकृतिक या गैर संस्कृति? तो उत्तर है सी, प्राकृतिक भाषा। अगला क्वेश्चन है अशोक के इन प्रधान शिला शासकों में कौन सा धम्म का विवरण एवं सारांश प्रस्तुत करता है? 5वां, 11वां, 12वां, 13वां? आंसर है बी, 11वां शिलालेख। अगला क्वेश्चन है अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय किसे मिलता है? तो अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का शिलालेख एक से अधिक लोगों को मिलता है। आंसर है इसका आपका डी। व्याख्या देख लेते हैं। अशोक अपने शासन के प्रारंभिक वर्षों में ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। कल्हण की राजतरंगिणी के अनुसार अशोक भगवान शिव का उपासक था। सिंघनी अनुसूची या दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक के शासन के 4वें वर्ष निग्रोध नामक 7 वर्षीय बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। मौग्लिपुत्तिस के प्रभाव से पूर्ण रूप में बौद्ध धर्म को अपनाया। दिव्यादान के अनुसार उपगुप्त ने भी अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। यानी आपका इसमें निग्रोध होगा, आपका मौग्लिपुत्तिस होगा और उपगुप्त, ये तीनों ने अशोक को बौद्ध धर्म में शिक्षित किया। अब है अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद प्रशस्त्र लेख में महादंडनायक के रूप में वर्णित है? ध्रुवभूति, हस्तिवर्मन, दिलीपभट्ट या व्याघ्रराज? तो इसमें होगा ध्रुवभूति और
तिल्यभट्ट। पहला और तीसरा यानी डी क्वेश्चन आपका सही है। व्याख्या देखते हैं। इलाहाबाद प्रशस्त लेख में ध्रुवबुद्धि और तिल्यभट्ट महादंड नायक के रूप में वर्णित है। ये गुप्त शासक समुद्रगुप्त के महादंड नायक थे। इलाहाबाद प्रशस्त लेख की रचना हरिसेन ने की। इस स्तंभ लेख को पाषाण पर खुदी समुद्रगुप्त की आत्मकथा कहा जाता है। यह मूलतः कौशाम्बी में था। अशोक के काल में इसे बाहर लाया गया, इलाहाबाद हस्तांतरित किया गया। तलिकम में कौन शामिल है? चोल, चेर, पांड्य। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो उपयुक्त में से एक से अधिक। व्याख्या देख लेते हैं। तमिलकम प्राचीन काल के लोगों द्वारा बसे एक भौगोलिक क्षेत्र को संदर्भित करता है। इसमें तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी आदि आते हैं। इसके अंदर चोल, चेर और पांड्य राज आते हैं। नेक्स्ट है, संगम साहित्य की भाषा क्या थी? संस्कृत, तेलुगु, तमिल या ब्राह्मणी? तो आंसर है सी, तमिल। दक्षिण भारत की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहा जाता है। संगम साहित्य की भाषा तमिल थी। इसकी रचना लगभग 2300 साल पहले की गई। इसमें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरै में आयोजित कवियों के सम्मेलनों में इसका संकलन किया गया। अगला क्वेश्चन है, किस तमिल रचना में पतिव्रता पत्नी भक्ति का गुणगान किया गया है? मणिमेकलाई, पनिरुप्पल्लु, पुदुपल्लु, सिप्पाधिकारम? तो आंसर है डी, सिप्पाधिकारम को तमिल साहित्य के प्रथम महाकाव्य के रूप में जाना जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ है नुपुर की कहानी। इसकी रचनाएं इडिगो अडिगल ने की थी। इस ग्रंथ में पत्नी पूजा का उल्लेख है। यहीं से इस समाज में मात्र सत्यात्मक व्यवस्था से वृत्त सत्यात्मक व्यवस्था की ओर परिवर्तित होने का संकेत भी मिलता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन तमिल ब्राह्मण व्याकरण का सबसे पुराना ग्रंथ उपलब्ध है? इदुतोगई, नालडियार, तुल्कापियम? उत्तरकांड तो है तुल्कापियम। व्याख्या देख लेते हैं। तुल्कापियम संगम साहित्य का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें प्राचीन तमिल व्याकरण का सर्वप्रथम साक्ष्य मिलता है। इसकी रचना तुल्कापियम ने की थी। यह अगस्त ऋषि के 12 योग शिष्यों में से एक है। इस ग्रंथ में 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन मिलता है। प्रेम विवाह को पंचतरे, एक पक्षी प्रेम को कक्कड़ी तथा अनुचित प्रेम को पितृके कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तमिलनाडु का बाइबिल माना जाता है? तो इसका आंसर तिरुकुलम कुरल है। तिरुकुलम को तमिलनाडु का बाइबिल अथवा पंचम वेद भी माना जाता है। यह तमिल के महान कवि और दार्शनिक तिरुवरुपम द्वारा लिखा गया है। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य सिप्पाधिकारम की रचना इडिगो अडिगल नामक कवि ने की और मणिमेखलाई को करीब 14 साल पहले सितले सितनार द्वारा लिखा गया है। मौर्य राजवंश के पंच चिन्हित और चांदी के सिक्कों पर कौन से प्रतीक मौजूद हैं? मुर्गी और अर्धचंद्राकार पहाड़ी, कौवा और पहाड़ी, मयूरी और अर्धचंद्राकार पहाड़ी, मोर या अर्धचंद्राकार पहाड़ी? तो मोर और अर्धचंद्राकार पहाड़ी। मौर्य राजवंश के पंच चिन्हित और चांदी के सिक्कों पर मोर और अर्धचंद्राकार पहाड़ी का प्रतीक मौजूद था। चांदी और तांबे के आहत सिक्के 5वीं-6वीं शताब्दी ईसा पूर्व सबसे पहले ढाले गए और प्रयोग में लाए गए। आहत सिक्कों पर बने प्रतीकों को उन विशेष मौर्य वंश जैसे राजवंशों के प्रतीकों से मिलाकर पहचान करने की कोशिश की गई तो पता चलता है कि इन सिक्कों को राजाओं ने जारी किया था। चांदी और तांबे के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत यानी पीट कर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्के कहा गया। लिडियन चांदी और सोने के सिक्कों को लाइट क्रूसेड्स कहा जाता था। कुशारों के सिक्कों का आकार और वजन तत्कालीन रोमन सम्राट
भुट्टो और ईरान के पार्थियन शासकों द्वारा जारी सिक्कों के बिल्कुल समान थे। अत्यंत प्राचीन सिक्के ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी से पहले अस्तित्व में नहीं आए थे। सबसे पुराने आहा सिक्के थे जो करीब 500 साल चले। आहा सिक्के को समानतः कभी कभी वर्गाकार या गोल भी होते थे। अगला क्वेश्चन है, आहा सिक्के किस धातु से बने होते थे? तो ये उपयुक्त में से कभी, यानी आप ऊपर व्याख्या देख लें, इन्हें चांदी सोने के सिक्के को लाइट हर चीज़ से ये बनते थे। उपयुक्त में से कोई नहीं। इडलिया चांदी और सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो इसे लाइट वेट सीड कहा जाता था। उपयुक्त व्याख्या हमने पढ़ा। अत्यंत प्राचीन सिक्के से पहले अस्तित्व में नहीं आए थे, तो इसका आंसर 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी, ईसा पूर्व 3री या ईसा पूर्व 2री शताब्दी। तो ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी से पूर्व ये नहीं आए थे। मुजिरिस का प्राचीन शहर कहाँ था? महाराष्ट्र, केरल, खैबर या काबुल? तो उत्तर होगा केरल। उस बंदरगाह को पहचानिए जहाँ पर बृहद रोमन समझौता और एक रोमन फैक्ट्री को खोजा गया था। तो होगा मुजिरिस। अगला क्वेश्चन है, मौर्यों की अवधि में पूर्वी तटीय प्रमुख पोर्ट कौन से थे? तो ताम्रलिप्ति ये पोर्ट थे। अगला क्वेश्चन, अरिकामेडु और बारबैरिकम क्या थे? तो प्रसिद्ध प्राचीन बंदरगाह और कस्बे थे। व्याख्या देख लेते हैं। अरिकामेडु और बारबैरिकम प्रसिद्ध प्राचीन बंदरगाह थे। लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेडु एक पत्तन था जहाँ दूर दूर से आए जहाज़ों से सामान उतारे जाते थे। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला है जो संभवतः गोदाम था। अगला क्वेश्चन है, भारत का वक्तव्य है, भारत का रोम के साम्राज्य के साथ सामुद्रिक व्यापार था। दूसरा है, अरिकामेडु के उत्खनन में बड़ी संख्या में रोमन सिक्के मिले हैं। तो ये आपका दोनों ही सही नहीं, ये आपका पहला सही है किंतु दूसरा गलत है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत का रोम से व्यापार का सबूत कहाँ की खुदाई से मिलता है? तो इसका उत्तर है अलगकुलन, अरिकामेडु और कोड्डेकुलन से मिलता है। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त कर रहे हैं। प्लीज़ लाइक और शेयर माय चैनल, और इसका अगला भाग मैं अगले वीडियो में अपलोड करूँगी। धन्यवाद।